नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बढ़िया मौसम, पक्षियों की आवाज़, और ये है हमारी दुनिया जहाँ हम जिंदा हैं। लोग कहते हैं कि अमेरिका में सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है, लेकिन जिसके पास है उसके पास बहुत है, जिसके पास नहीं है कुछ भी नहीं है। चलो छोड़ो, लेकिन भारत से तो वो अच्छा है और सीनियरों के लिए स्वर्ग है, ऐसा मेरा मानना है। मैं बात करता हूँ उस जमाने की जहाँ उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी एक स्तंभ, दिल्ली का लोह स्तंभ, लोहे से बनी 7.21 मीटर ऊंची संरचना है, जिसका निर्माण जंग प्रतिरोधी धातु से किया गया था और इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा करवाया गया था। और अब यह दिल्ली भारत में कुतुब परिसर में स्थित है और माना जाता है कि स्तंभ का वजन 6 टन से भी अधिक है। स्तंभ के जंग लगने से बचाने के वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है कि आज तक उसको जंग नहीं लगा, मीन्स रस्टिंग्स। लोहे पर क्रिस्टली आयन, हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट की एक परत बन जाती है जो इसे वातावरण के प्रभाव से बचाती है। ये उस जमाने की मैं बात करता हूँ जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब कैसे इस स्तंभ को बनाया होगा, वो आज के लिए हमारे लिए एक सोचने की ज़रूरत है। 1969 में एरिक वॉन डेनिकेन ने दावा किया था कि स्तंभ पर जंग न लगना और इसके निर्माण की अज्ञात प्रक्रिया अलौकिक प्राणियों का सबूत है। हालांकि इस प्रणाली का सबूत है कि इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया है क्योंकि वैज्ञानिक निर्माण विधियों को समझते हैं और स्तंभ जंग खाता है, लेकिन बहुत धीमी गति से। दरेक का तर्क होता है। यह स्तंभ प्राचीन भारतीय लोहारों के इस कौशल का एक प्रमाण है। इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई धातु कर्मक के बारे में तो अभी संशोधन करना बहुत ज़रूरी है। चलो, एक बात मैंने कही, दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ कि कर्णक सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह 2000 वर्षों से अधिक समय से बने मंदिरों का शहर है और थेबन देवताओं अमुन, मुठ और खोसू को समर्पित है। और यह दावा करता है कि हाइपोस्टाइल हॉल किसी भी प्राचीन धार्मिक इमारत में सबसे बड़ा कमरा, जिसमें 134 ऊंचे स्तंभ है और स्फिंक्स का अवेन्यू सैकड़ों राजसी स्फिंक्स मूर्तियों से सुसज्जित एक राजसी पैदल मार्ग भी है। तो ये छिपे हुए खजाने, छोटे मंदिरों, चैपलों और एक पवित्र झील का अन्वेषण करें। प्रत्येक की कहानी अपनी कहानी है। कर्णक एक समय कैप्सूल है जिसकी खोज की प्रतीक्षा की जा रही है। अब जिस भाग, मतलब वो जो फिगर है, पिक्चर है, देखने के लिए सबसे अधिक उत्सुक होंगे, क्योंकि ये भी मैंने एक कहानी जो सुनी, आज भी कर्णक जहाँ टेम्पल्स बने हुए 2000 साल पहले किस तरह बने होंगे, ये भी एक सोचने की बात है। अब तीसरी मैं बात करता हूँ, मैं हिस्टोरिकल्स बात करता हूँ, उस जमाने की बात करता हूँ कि ब्लू सिटी सिंगापुर, भारत का पिंक सिटी जयपुर राजस्थान राज्य में है, लेकिन भारत की ब्लू सिटी
कहलाने वाला शहर भी इसी राज्य में है। इस शहर का नाम है जोधपुर है। जोधपुर को भारत की ब्लू सिटी कहा जाता है और जोधपुर राजस्थान का एक खूबसूरत शहर है जो अपने रंग की वजह से बहुत फेमस है। इस शहर की खूबसूरती उस समय अपने चरम पर होती ही जब सुबह के समय सूरज निकलता है और शाम के समय छिपता है। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सूरज यहाँ पर देश के बाकी हिस्सों की तुलना में ज़्यादा समय तक ठहरता है और जोधपुर को ब्लू सिटी कहे जाने के पीछे का कारण यहाँ के घर हैं। इस शहर में मौजूद सभी घरों नीले रंग से रंगा गया है। यहाँ तक कि महलों में भी नीले रंग के भी ही पत्थर लगे हुए हैं और रेगिस्तान के बीच बसा यह शहर पहले मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता था और जानकारों का कहना है कि घरों पर नीला रंग होने का मुख्य कारण इस रेतीले शहर में पड़ने वाली भयंकर गर्मी है। तपती गर्मी से बचने के लिए यहाँ घरों को नीले रंग से पेंट किया गया है और दूर से देखने पर ही शहर ऐसा लगता है कि मानो पूरा शहर ही नीले रंग से नहाए है। तो उस जमाने में किन परिस्थितियों में जो शहर बनाए गए थे, क्योंकि दो चीज़ हैं, वहाँ वैज्ञानिक संशोधन नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था और तब उस जमाने में ये इतने बड़े पत्थर किस तरह ट्रांसपोर्ट करके, क्योंकि युद्ध के बीच इतनी सारी वसाहतें, इतने सारे महल, इतने सारे घर जो किस तरह कैसे बनाए होंगे, किस टेक्नोलॉजी, किस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन से बनाया होगा, कहाँ से लाएंगे, कोई न कोई बुद्धिजीवी इंसान जो होंगे जिसकी वजह से ये सब कुछ उस ज़माने में शक्य बन सकता था। तो आज के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी क्यों इस दुनिया में प्रगति नहीं होती है। हम कहते हैं लोकशाही देश, लेकिन लोकशाही देश में भी आज मैं देखता हूँ, पर्टिकुलरली भारत में, ये गुजरात में 30 सालों से जो सरकार है, फिर भी आज एक बरसात में जिन परिस्थितियों में रोडों की हालत हो गई है, इमारतों की हालत, शहरों की हालत हो गई है, किस वजह से हुई है, वो हमें सोचने समझने की ज़रूरत है। हमारे दिमाग में सत्ता, धन के प्रति जो लगाव हो गया है, वो लगाव भ्रष्टाचार करने में मजबूर कर देता है। आज पूरे विश्व में क्यों युद्ध हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, क्यों उसको क्या हम मिटा नहीं सकते हम? क्यों अगर हम मानवता की बात करते हैं, अगर मानवता के लिए धर्म है, तो धर्म के लिए ये धर्म युद्ध क्यों हो रहा है? ये धर्म युद्ध नहीं है, ये सत्ता का युद्ध है, महत्वाकांक्षा का युद्ध है। एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म की जो तृणा है वो हमें आज दिखाई देती है। कोई धर्म हिंसा की बात नहीं करता है, हर धर्म अहिंसा की बात करता है, हर धर्म इंसानियत की बात करता है, हर धर्म मानवता की बात करता है। तो हम आज ये क्यों कर रहे हैं? इजराइल पैलेस्टीन के बीच में जो हो रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में जो रहा है, भारत में जो मणिपुर में हो रहा है, दुनिया के कितने देशों में जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, किस धर्म की वजह से हो रहा है, वो हमें आज सोचने की ज़रूरत है। उस ज़माने में जिन लोगों ने जिन परिस्थितियों में
जिस समाज को संवारा, आज वो समाज क्यों खत्म हो रहा है, मानव के लिए दुश्मन क्यों बन रहे हैं, वो हमें सोचने की आज ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। आज का यही वीडियो आप सभी इंसान जो मानवता के लिए जी रहे हैं उसके लिए है। बेईमानी मत कीजिए, गद्दारी मत कीजिए, भ्रष्टाचार मत कीजिए। आपको ज़िंदगी मिली है तो अच्छी तरह क्यों नहीं जी सकते हैं? लोगों के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, ज़रूरियातमंदों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए आप क्या इंसान नहीं बन सकते हैं? क्या मानव नहीं बन सकते हैं? आप धर्म को क्यों इसी तरह समझ नहीं सकते हैं? अगर आप कुछ गलत ही नहीं करते तो आपको मंदिर मस्जिद में जाने की कभी भी ज़रूरत ही नहीं होगी। तो आज का वीडियो सभी मानव प्रेमी इंसानों के लिए समर्पित। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से।